नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वैसे ये वीडियो जो मैं अब बना रहा हूं, आज 5:56 पर, ये वीडियो मैं कल ही बनाना चाहता था। लेकिन मैंने कल इस वीडियो को नहीं बनाया क्योंकि तब तक पूरी जानकारी सामने नहीं थी। अब मैं आपको बताऊं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। उत्तराखंड में हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है, उसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। एक गढ़वाल है, एक कुमाऊं है। हल्द्वानी में कल हिंसा हुई और आज कर्फ्यू है। सन्नाटा है, लोग घरों में हैं। हिंसा क्यों हुई, थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूं। वैसे तो सब जानते होंगे। एक मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ था और एक मजार, जिस पर जबरन कब्जा करके दो दो ईंटें खड़ी करके उसके बाद उसको एक को मदरसा बना दिया गया, एक को मजार बना दिया गया। और ये जो मामला था, कोर्ट में चल रहा था। ये जो कल एक्शन करने गई पुलिस के जवान भी थे उसमें, और जो नगर निगम का दस्ता था वो भी था। जब बुलडोजर लेकर पहुंचे, उन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया, तो अचानक से हजारों की भीड़ निकल आई, सैकड़ों की भीड़ निकल आई, और उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अब आप देखिए ना, उत्तराखंड में जो पत्थर फेंकने वाले थे, जो छतों में ईंटें जमा कर रखी थी, वो बिल्कुल दिल्ली की तरह था। दिल्ली में जिस प्रकार आपने देखा होगा जब दंगे भड़के थे एनआरसी और सीएए के विरोध में, तो छतों में पत्थर रखे गए थे, वही पत्थर वहां भी थे और पत्थर फेंके गए छतों से। महिलाओं ने भी पत्थर चलाए, महिलाओं को आगे कर दिया गया। वही पैटर्न जो आप देखते हैं कश्मीर में, वही जो फिलिस्तीन में, और वही हल्द्वानी में आपने देखा। बस ये लग रहा था कि इतनी आगजनी हुई कि हल्द्वानी को एक सीरिया बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं उससे तुलना इसलिए कर रहा हूं कि ये कितना खतरनाक पैटर्न है। हल्द्वानी जैसी जगह में, उत्तराखंड बहुत शांत इलाका, खामोश वादियां, देवभूमि जिसको हम कहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड, इस देवभूमि को दानव भूमि बनाने की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। ये अचानक नहीं हुआ। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं, जो वहां रहते हैं वो ये बताते हैं कि किस प्रकार धीरे 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 एनक्रोचमेंट बढ़ता गया। ये एनक्रोचमेंट सिर्फ हल्द्वानी में ही नहीं है, ये एनक्रोचमेंट तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास भी है, ये एनक्रोचमेंट देहरादून में भी है, और ये एनक्रोचमेंट हरिद्वार में भी है। देवभूमि में इतनी बड़ी तादाद में एनक्रोचमेंट का होना, ये क्या दर्शाता है? कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि पहाड़ों में ऊपर जहां धारचूला है, जो चाइना से लगती सीमा है, जो गांव है, वहां भी एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो ये अचानक क्यों हुआ है? ये धीरे धीरे लंबे समय से ये सब चल रहा था, और लोग बसते गए, छोटे मोटे कारोबार वहां खोलते गए, और फिर वहां वो फैल गए। तो जिस इलाके में ये घटना हुई है, वनभूलपुरा में, वहां भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है। अब ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं रोहिंग्यास और बांग्लादेशी। रोहिंग्यास और बांग्लादेशी इस बड़ी तादाद में वहां पर अपने पांव पसार चुके हैं, और ये सब हुआ है पूर्ववर्ती सरकारों की नालायकी से। पूर्ववर्ती सरकारों की नालायकी से ये हुआ है। जिस प्रकार ऐसे लोगों को वोटों के खातिर उस जगह पर बसाया गया, वहां बस्ती बना दी गई। उनके पास आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं का जमकर ये लोग फायदा उठा रहे हैं। सरकार की ये योजना है, उसमें ये तो नहीं देखा जाता कि ये वो हिंदू है या मुसलमान है। ये लोग सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, ये लाभार्थी लोग हैं। और यही लोग, पुलिस जब निर्माण तोड़ने गई, अवैध निर्माण कह रहा हूं, अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर माफ कीजिए, तो जब पुलिस और प्रशासन का दस्ता वहां पहुंचा, तो यही लोग जो लाभार्थी हैं, जो सरकार की योजनाओं से फायदा उठा रहे हैं, वहां ये लोग कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। उन्होंने पुलिस पर, प्रशासन पर
गाड़ियों पर आग लगाने की कोशिश की, वहां पूरे इलाके में अराजकता फैल गई, महिला कांस्टेबल पुलिस के घायल हुए हैं और पुरुष कांस्टेबल पुलिस वाले जो हैं बड़ी संख्या में इस पत्थरबाजी के शिकार हुए हैं। ये पैटर्न ये रुकना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकार की जब मैं बात करता हूं तो यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं, तो कहीं ना कहीं हर आदमी ने अपना यहां हिस्सा डाला है ऐसे लोगों को बसाने के लिए, और ये लोग बसते गए। बीच में लोग कह रहे थे ये लोग कहां से आ रहे हैं, इतने सारे लोग कहां से आ गए। जिन रोहिंग्याओं पर दिल्ली में प्रेशर पड़ा, बाहर देश के दूसरे हिस्सों में प्रेशर पड़ा, वो चोरी छुपे उत्तराखंड की ओर सरक लिए और उत्तराखंड में ये लोग बसते चले गए, बसते चले गए। अवैध कार्यों में ये लोग लिप्त हैं, ये लोग वहां पर चोरी डकैती छोटे मोटे जितने अपराध हैं ये सब में लिप्त हैं, और वहां बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये अचानक एक दिन पहले यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, ये उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या यह पहले से प्लानिंग थी? इतनी भारी तादाद में पत्थर कहां से आ गए, या ये पहले से तैयारियां थी? 10-15 लोग इसमें आइडेंटिफाई किए जिन्होंने इस भीड़ को भड़काने की कोशिश की, जिसमें से 4 लोग अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और लोगों की तलाश अभी जारी है। अब लोग यहां बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में कह रहे हैं कि जितने भी अवैध निर्माण हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जो उत्तराखंड का हल्द्वानी जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहां पर रेलवे की जमीन पर कब्जे होते रहे, और यह सब कांग्रेस की सरकारों में हुआ। वहां कांग्रेस की सरकारों ने रेलवे की जमीन पर कब्जे होने दिए वहां, और रेलवे भी सोता रहा। रेलवे को भी पता नहीं चला कि वहां क्या हो रहा है। जब कोर्ट ने आदेश दिया, एक बार पहले भी आपको याद होगा कि ये सब वहां हुआ था, और ये सब क्यों हो रहा है। अभी हल्द्वानी का जो केस है वो सुलटा नहीं है, जो रेलवे की जमीन का है, आपको पता होगा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यानी कि कोर्ट स्टे पर जो स्टे दे रहा है ना, उससे भी मामला बिगड़ रहा है। कोर्ट एक बार फैसला कर दे क्या करना है, क्योंकि जब आप स्टे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आप ढील देते हैं। अगर आप कानून का पालन करवाना चाहते हैं पुलिस से या सरकार की एजेंसी से, तो फिर आपको हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारी अदालतों को ये रुख दिखाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि एक याकूब मेमन की फांसी के लिए रुकवाने के लिए कोर्ट रात में खुले। अगर यह होगा तो फिर यही होगा जो हल्द्वानी में हुआ था। हल्द्वानी में जो हो रहा है वो याकूब मेमन की फांसी, जो आतंकवादी था, उसके जनाजे में लाखों की भीड़ जुटी थी। जब आप रात में अदालत खुलवाएंगे ऐसे लोगों के लिए, तो फिर ये जो हल्द्वानी में जो देखने को मिला, यही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक तौकीर रजा खान है बरेली का, मौलाना तौकीर रजा खान, उसने कितना खतरनाक बात कही है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें संविधान के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगर कानून हमारी हिफाजत नहीं करता तो हम लोगों को मार डालेंगे जो हम पर हमला करते हैं। और जैसे इस मौलाना ने ये भाषण दिया, पत्रकारों से बातचीत की, और जैसे ही वो निकला उसको वहीं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि बरेली में तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, बरेली में भी पुलिस की बड़ी भारी तैनाती है, वहां भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद, मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद वहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और पुलिस का भारी बंदोबस्त है वहां पर। अब आप देखिए उस हवा को, यानी उत्तराखंड में जो आग लगी है उसको बरेली तक किस प्रकार फैलाने की कोशिश हो रही है। खैर, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं जो बड़े कड़क फैसले करते हैं। वहां नहीं दाल गलेगी किसी मौलाना की उत्तर प्रदेश में, ऐसे किसी मौलाना की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलेगी जहां योगी आदित्यनाथ। लेकिन आप ये देखिए कि कितना खतरनाक पैटर्न है कि जब कोई आपको रोक रहा है अवैध निर्माण करने से, आपके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो आप हाथ में पत्थर उठा के इस तरफ फेंकने लगते हैं। ये हर जगह आपने ये देखा होगा। आप कानपुर में देख लीजिए जहां दंगा हुआ, वहां भी यही आपने देखा। हर जगह यही होता है, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अगर कानून अपना काम कड़ाई से नहीं करेगा, अगर कोर्ट इस तरह के केसेस में, जैसा मैं बता रहा हूं, हल्द्वानी की जो जमीन है रेलवे की, अगर उस पर स्टे अगर इस पर कड़ा रुख नहीं अपनाया जाएगा, तो फिर आप यही देखेंगे, आप उत्तराखंड को दानव भूमि बना सकते हैं। आप देखते जाइएगा, अगर ये नहीं रुका तो उत्तराखंड में एक दिन बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पहाड़ी राज्य है, छोटा राज्य है, शांत है, लेकिन ये तत्व वहां जब
फैलेंगे तो ये वही करेंगे जो ये आज कर रहे हैं। इनके लिए कानून कुछ नहीं है, इनके लिए सिर्फ इनके लिए मजहब से बढ़कर कुछ नहीं है, मजहब से आगे बढ़ते ही नहीं है। कानून इनके लिए कुछ नहीं है। ये लोग कानून के हिसाब से चलना कहाँ चाहते हैं? जब ये यूसीसी लागू हुआ, तो फिर आगे हम तो शरीयत के हिसाब से चलते हैं। भैया देश में एक कानून है, सभी धर्मों को, यानी अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं है, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, लेकिन आवाज कहाँ से उठ रही है? केवल मुस्लिमों से। क्यों? क्या वो इस देश के सबसे अलग मानते हैं? क्या उनके लिए देश में कोई अलग कानून बनेगा? ये सारी बातें मैं विषयांतर नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है कि कानून को अपना काम बहुत तेजी कानून का खौफ जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होंगी और देश के बाकी हिस्सों में भी हो सकती हैं। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, उससे पहले सरकार को ऐसे तत्वों पर ध्यान देना होगा, प्रशासन को अलर्ट रहना होगा और जो ये रोहिंग्यास, इसमें कौन शामिल है? इसमें रोहिंग्या है, इसमें बांग्लादेशी हैं। इन्होंने उत्तराखंड की तराई में अपने पांव पसार लिए हैं। ये सिर्फ हल्द्वानी में नहीं है, ये बरेली में भी हैं, ये रुद्रपुर में भी है, काशीपुर में भी हैं, ये उधम सिंह नगर में भी हैं। ये उत्तराखंड के हर हिस्से में फैले हुए हैं और इसीलिए, क्योंकि अब वहां करीब 40% इनकी आबादी हो गई है, ये लोग 40% के करीब वहां पहुंच चुके हैं। इसलिए सरकार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पुष्कर सिंह धामी ने जो एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्थिति बहुत जल्दी काबू में आएगी और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब इजाजत दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।